हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए। आज हम देखने जा रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम का हमारा जो को करिकुलम कोर्स होता है, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है और सबको इसमें पासिंग मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये आपकी बार आपके इसमें लगा है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ये बीए बीएससी बीकॉम चाहे आप कौन सी भी क्लास में पढ़ रहे हो, ये तीनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी हमने फर्स्ट यूनिट पहले ही करा दी थी। अगर वे वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले उन्हें देख लीजिए। फर्स्ट यूनिट मैंने आपको इसकी पूरी करा दी, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे बहुत ही अच्छे से। आज हम देखेंगे इसकी यूनिट सेकंड, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट आपकी स्टार्ट हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आते हैं। आपके 100 नंबर का पेपर आएगा, उसमें से आपको करने होंगे, मतलब 75 नंबर का आएगा, क्योंकि 25 नंबर का आपका इंटरनल होता है, 25 नंबर का आपका एक्सटर्नल जिसे हम यूनिवर्सिटी एग्जाम भी कहते हैं वो होता है। उसमें आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, आपको 100 ही करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दे रखा है आहार के प्रमुख 6 तत्व होते हैं। अगर इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आहार के कितने प्रमुख तत्व होते हैं, तो 6 होते हैं, आपको यह पता ही होगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन और जल, ये पूरे 6 होते हैं। ठीक है, अब इसमें से देख ली ऊर्जा, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट तथा वसा है, ये ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, मतलब इन्हें खाने से। कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? आलू में। आलू कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख उदाहरण है, तो इन्हें खाने से हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन दोनों में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले तत्व होते हैं ये। और ये जो प्रोटीन, खनिज तथा जल, ये क्या होते हैं? निर्माणकारी तत्व होते हैं, यानी ये कोशिकाओं के निर्माण तथा टूट फूट की मरम्मत करते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन, खनिज तथा जल, ये तीनों निर्माणकारी। प्रोटीन, खनिज तथा जल निर्माणकारी, कार्बोहाइड्रेट, वसा ऊर्जादायक, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले तत्व होते हैं। ठीक है, और प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले, इन्हें आपको याद करना है, क्योंकि इनके मल्टीपल चॉइस का आते हैं, इसलिए मैं आपको पहले इसमें बता रही हूँ, इसमें मल्टीपल चॉइस बाद में कराएंगे। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं? विटामिन तथा खनिज को सम्मिलित किया जाता है। विटामिन तथा खनिज प्रतिरक्षा, और निर्माणकारी प्रोटीन, खनिज तथा जल, और ऊर्जा जो उत्पन्न करते हैं वे है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहें तो आप इसे पूरा देख सकते हैं, मैं इसमें सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट ही बताऊंगी। ठीक है, फिर ये देखिए इम्पोर्टेंट है कि जो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, केला आदि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत है। ये आ जाते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, केला। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, केला, याद रहेगा। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, केला, याद रहना चाहिए। ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। फिर घुलनशील कार्बोहाइड्रेट, जो मतलब जल में घुलनशील हो जाए, वे कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं? तो इसे इन्हें सामान्य भाषा में शर्करा कहते हैं। और इसमें आ जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आदि आते हैं। गन्ना, चुकंदर, मीठे फल आदि शर्करा के स्रोत हैं। गन्ना, चुकंदर, मीठे फल। ठीक, अघुलनशील, जो घुलते नहीं हैं जल में, तो उसमें आ जाएंगे चावल, गेहूं, मक्का, आलू, मक्का, जो आप जानते हैं घुलते नहीं है। फिर आ जाता है कार्बोहाइड्रेट की कार्य, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? तो सबसे पहले तो कार्य ऊर्जा देना होता है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, ये तो चलो इतना नहीं करेंगे इसे, ये तो उसमें देख लेंगे मल्टीपल चॉइस में, आप देख सकते हैं, बस इसमें लिख रखा है भोज्य पदार्थ पेट भरने अर्थात भूख को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है कार्बोहाइड्रेट की। और ऊर्जा उत्पादन के लिए, मतलब ऊर्जा देते हैं ये। और फिर जो होता है यकृत तथा रेखीय पेशियों को संचलित ग्लाइकोजन नामक जंतु स्टार्च ईंधन काम करते हैं। इसमें इतना दे रखा है, आप इसे देख लेना बस थोड़ा थोड़ा, वो आप इसे मल्टीपल चॉइस में ही कर लेना, बस इतना इसमें करने की जरूरत नहीं। बस हाँ, ये देख लेना वसा के स्रोत जो हैं आपके दूध, पनीर, मक्खन, घी, अंडा, मांस, मछली का तेल आदि है। दूध, पनीर, मक्खन, घी, अंडा, मांस, मछली का तेल आदि है, ये वसा के स्रोत हैं, मतलब ये जो है। और फिर इसमें वसा के कार्य दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रोटीन दे रखा है इसमें। प्रोटीन की स्रोत ये देख लीजिए, जंतु प्रोटीन, जो जिनसे जंतुओं के द्वारा प्रोटीन मिलता है, वे हमारे दूध, अंडा, पनीर, मांस, मछली आदि। और वनस्पति प्रोटीन
जैसे आ जाएगा आपका दाल, सोयाबीन, मटर, चना, सेम, बादाम। ये जानी मतलब जो वनस्पतियों से प्रोटीन प्राप्त होता है इसमें ये है। और जंतु प्रोटीन जो हमें जंतु से प्राप्त होता है, क्योंकि आप दूध देख सकते हैं, दूध गाय देती है, तो ये जंतु प्रोटीन हुए। ये वनस्पति प्रोटीन लिख रखा है, काजू, गेहूँ आदि देख लेंगे ना, मूंगफली, पिस्ता। फिर प्रोटीन्स के कार्य दे रखे हैं, इसमें इतना करने की जरूरत नहीं है, वो आगे आपको बस मल्टीपल चॉइस में से ही हो जाएगा। बस इनके कैल्शियम ये देख लीजिए, इनके स्रोत क्या है। तो कैल्शियम प्राप्ति का प्रमुख स्रोत दूध तथा दूध से बने पदार्थ है। ठीक है, फिर आता है हमारा फास्फोरस। फास्फोरस जिस आहार में कैल्शियम व प्रोटीन की अच्छी मात्रा में उपस्थित होते हैं उन्हें फास्फोरस की उपस्थिति भी निश्चित रूप से होती है। मतलब ये कह रहा है कि जिस आहार में कैल्शियम व प्रोटीन अच्छी मात्रा में उपस्थित होगा उसमें फास्फोरस भी उपस्थित मात्रा में होगा ही। जिसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होंगे वहाँ पे फास्फोरस भी होगा, इसका ये कहना था बस। ठीक है, ये मैग्नीशियम दे रखा है, इसके स्रोत देख लेना। अनाज, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, केले, खजूर में होता है मैग्नीशियम। और फिर सोडियम दे रखा है, इसमें स्रोत आ जाएंगे। इसमें सोडियम का प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत खाने का नमक है। ठीक, पोटेशियम दे रखा है इसमें, इसका स्रोत देख लीजिए, रसदार फल जैसे नींबू, संतरा आदि। फिर सल्फर, इसके स्रोत हैं उचित प्रोटीन युक्त आहार में सल्फर की पर्याप्त मात्रा हो जाती है। फिर जिंक दे रखा है। ठीक है, फिर विटामिन है, ये जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसे आप ढंग से देखेंगे। जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन बी सी जल में घुलनशील होते हैं। बी सी जल में घुलनशील, बी सी जल में घुलनशील, याद रखना। इसमें से इन दो में से एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूरी बनता है, आता है, ये 100% है इम्पोर्टेंट। जल में घुलनशील विटामिन बी सी जल में घुलनशील है। फिर वसा में घुलनशील एडीई वसा में घुलनशील, एडीई वसा में घुलनशील, एडीई वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील बीसी, जल में घुलनशील बीसी, याद रखना इन्हें। विटामिन ए या रेटिनॉल स्रोत है इसके, विटामिन पपीता, आम, केला, गाजर, टमाटर, पालक, गोभी आदि। फिर विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, तो सबको पता है आपको। इसमें दे रखा है, आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो, पूरा दिखा दूंगी, आप चिंता मत करिए। फिर ये विटामिन बी की उपयोगिता, ये सारे विटामिन दे रखा है ना, आप देख लेना बस, इतना इनका इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे तो इसमें विटामिन बहुत सारे हैं, ठीक, देख लेना आप। फिर जल का सामान्य परिचय दे रखा है, जल का फॉर्मूला ये देख लें, रासायनिक सूत्र H2O होता है, इम्पोर्टेंट है इसमें। फिर आ जाते हैं आपके ये मेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन्हें करेंगे अच्छे से। ठीक है, मैं एक पढ़ के बताऊंगी, आपको क्या करना है, आपको इन्हें ध्यान से सुनना है बस। निम्नलिखित में से कौन से भोज्य पदार्थ जंतु प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं? कौन कौन से जंतु प्रोटीन के? दूध, अंडा, पनीर। पहले बताया था दूध, अंडा, पनीर जंतु प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पानी घुलनशील विटामिन है और इसलिए इसको प्रतिदिन लेना आवश्यक है? विटामिन बी सी, मैंने बताया था ना, बी सी जल में घुलनशील है विटामिन, और आपका ए डी के, ये जो बताया था, विटामिन बी सी आपका जल में घुलनशील है, इतना ध्यान रखना बस। विटामिन बी सी एक का ध्यान रख लो, विटामिन बी सी जल में घुलनशील है। फिर आ जाता है सब्जियों को छीलने से उनके कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कैल्शियम, सोडियम, सल्फर। कौन कौन से हैं? कैल्शियम, सोडियम और सल्फर। कार्बोहाइड्रेट के विषय में सत्य है, मात्रानुसार हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्थान है। कार्बोहाइड्रेट ईंधन श्वास में ली गई ऑक्सीजन द्वारा जलाकर ताप व ऊर्जा को वियुक्त करता है। सी, कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा एवं ताप शरीर को विभिन्न गतिविधियों व क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। तो ये सभी सत्य हो जाएंगे। फिर आ जाएगा 6, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के अच्छे स्रोत हैं कौन कौन से? अनाज, फल, सब्जियां व दूध। अनाज, फल, सब्जियां व दूध। शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख योगदान है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। फिर आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी का परिणाम होता है कमजोरी व थकावट होती है।
क्योंकि जब ऊर्जा ही न मिलेगी तो कमजोरी थकावट तो होगी, शरीर का स्फूर्तिहीन हो जाना, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाना, ये सभी हैं। फिर आ जाएगा 9th, आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के परिणाम हो सकते हैं। व्यक्ति में मोटापे का शिकार हो जाता है, शरीर स्थिर हो जाता है, चुस्ती घट जाती है तथा मांसपेशियों की कार्यक्षमता घटने लगती है। मधुमेह तथा रक्तचाप तथा हृदय रोगों की आकांक्षा बढ़ जाती है। ये सभी परिणाम हो सकते हैं। शर्करा युक्त भोजन पदार्थ होते हैं चुकंदर। स्टार्च युक्त भोजन पदार्थ होता है ओल तथा बाजरा। रोग व्रत तथा उपवास की अवस्था में कौन हमारे शरीर में प्रोटीन की से ही ऊर्जा प्राप्त, मतलब कह रहा है जब हम रोग होता है, कोई व्रत रखता है या उपवास रखता है, उस अवस्था में कौन हमारे शरीर में प्रोटीन से ही ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या नहीं होते हैं? शरीर का मोटापा बढ़ जाता है। हाँ, इसमें पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या नहीं होता है? शरीर का मोटापा बढ़ जाता है। ये क्योंकि होता है उससे, कार्बोहाइड्रेट की कमी से ये थोड़ी ना होता है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मोटापा बढ़ता है। फिर कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होता है क्या होता है? मधुमेह रोग तो होता है, पाचन शक्ति तथा मसूड़े खराब होने लगते हैं, हृदय का पक्षाघात हो जाता है। फिर आ जाएगा 15, कार्बोहाइड्रेट एक साधारण कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन में लेना चाहिए 420 ग्राम। कितना? 400। फिर आ जाता है आपका 16, वसा कार्बनिक पदार्थ होते हैं क्योंकि जल में घुलनशील होते हैं। वसा कार्बोहाइड्रेट में कितनी गुना अधिक शक्ति तथा ऊष्मा प्रदान करता है? कितना? 2.5 गुना। फिर दूध, पनीर एवं युगाट समूह इनके लिए महत्वपूर्ण है। दांतों के लिए, मजबूत हड्डियों हेतु या मांसपेशियों के लिए, इन सभी के लिए। रासायनिक रूप से वस्तुएं होती हैं, कैसी होती हैं? टाइंगस्टाइंड। कौन सी? टाइंगलसाइडेड। इसे प्रोनाउंस कर लेना, ढंग से हो नहीं रहा है। ठीक है। फिर आ जाएगा असरल वसा नहीं है, क्या नहीं है? स्टेरॉल। असरल वसा नहीं है, क्या नहीं है? स्टेरॉल। 21, सामान्य मानव रक्त के 100 मिलीलीटर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। कितनी होती है? 150 से 250 मिलीग्राम तक। 150 से 250, 150 से 250 मिलीग्राम तक। विटामिन डी के चयापचय में सहायता होता है। कौन होता है? अग्रोस्ट्रोल। कौन होता है? अग्रोस्ट्रोल। फिर आ जाता है हमारा 23, किसके कारण घी ठंडे मौसम में जमा जाता है? मतलब किसके कारण घी जो होता है ठंडे मौसम में जम जाता है? स्त्रप्तवशीय अम्ल के कारण। किसके कारण? स्त्रप्तवशीय अम्ल के कारण। ध्यान रखना, स्त्रप्तवशीय अम्ल के कारण घी ठंडे मौसम में जम जाता है। फिर वसा घुलनशील होती है किसमें? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। किसमें? कार्बन टेट्राक्लोराइड में वसा घुलनशील होती है। वसा अघुलनशील होती है किसमें? जल में। वसा अघुलनशील किसमें होती है? जल में। फिर आ जाएगा वसा को अधिक समय तक गर्म करने से कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है? कौन सा? एक्रोलिन। वसा को अधिक समय से गर्म करने पर एक्रोलिन पदार्थ बनता है। निम्नलिखित में से कौन से भोज्य पदार्थ कोरोना वायरस के प्रति प्रतिरक्षा को बढ़ाता है? कौन सा? लहसुन, बेसल पत्तियां और काला जीरा, बीज जैसे पटसन बीज, कद्दू के बीज और खरबूजा के बीज, प्रोबायोटिक जैसे योगर्ट और अमीरीकृत भोजन उपयुक्त सभी हैं। ठीक है, देख लेना है आप। क्या जाता है हमारा 29, एक विटामिन अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को तेजी से बढ़ाता है तथा इसकी शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं। कौन से है? विटामिन सी। सब्जियों जो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है उसमें शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? टमाटर, हरी एवं लाल मिर्च, जिसमें सर्वोत्तम मात्रा में विटामिन सी होता है। वे सब्जियां हमारी टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च, ब्रोकली तथा सूरजमुखी। ठीक। फिर आ जाता है वसा में अघुलनशील विटामिन होते हैं। कौन से होते हैं? विटामिन बी। वसा में अघुलनशील विटामिन क्योंकि ये तो विटामिन बी और आपका जो सी था ये किसमें थे? ये तो जल में घुलनशील थे। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी।
फिर किसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तथा शरीर में चिकनाई उत्पन्न होती है? किसके कारण? एक्रोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलेइक अम्ल के कारण। मछली के तेल में 100 ग्राम में उपस्थित वसा की मात्रा होती है 100 ग्राम। मतलब 100 ग्राम तेल में 100 ग्राम वसा ही होती है ना। फिर मक्खन के प्रति 100 ग्राम में उपस्थित वसा की मात्रा 80, मक्खन में 80। काजू में प्रति 100 ग्राम में उपस्थित मात्रा 47, काजू में 47 होती है। और सोयाबीन एवं गेहूं का आटा में से प्रत्येक 100 ग्राम में उपस्थित वसा की मात्रा 20, इसमें 20 होती है। देखो मछली में 100 का 100 ही होता है। फिर आ जाता है हमारा मक्खन में 80 होता है। फिर काजू में 47 होती है, मतलब 100 ग्राम में इतने 47 ग्राम वसा होती है, ये बता रही हूँ मैं। और सोयाबीन गेहूं के आटे में 100 में 20 होती है, मतलब इसमें सिर्फ 20 ग्राम ही होती है वसा। फिर आ जाता है आहार में एक पोषक तत्व के रूप में वसा के विषय में सत्य है। क्या सत्य है? आहार के अनिवार्य तत्वों में वसा का महत्वपूर्ण स्थान है। वसा पानी में अघुलनशील है। वसा विभिन्न कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। ये सभी आ जाएंगे। फिर आ जाता है विटामिन डी को पाने का सर्वोत्तम और सबसे सस्ता, सुगम व सुलभ स्रोत है। क्या है? सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश, ये ध्यान रखना हमेशा। फिर आ जाता है 39, आहार में सम्मिलित करने के लिए वसा को प्राप्त किया जा सकता है दोनों वनस्पतिजन्य तथा पशुजन्य भोज्य पदार्थों से, दोनों से प्राप्त किया जा सकता है। फिर वसा शरीर के लिए उपयोगी है ऊर्जा प्रदान करने तथा ऊर्जा का संग्रह करने के लिए, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए और शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए वसा शरीर के लिए उपयोगी है। इतना ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं 41, आहार में वसा की कमी का परिणाम है शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाना और शरीर के कुछ विटामिन की कमी हो जाती है तथा अभाव जनित रोग होने लगते हैं। सी आ जाएगा त्वचा खुरदरी हो जाती है तथा उसमें दरारें भी पड़ जाती हैं। ये सभी परिणाम हो सकते हैं वसा की कमी के कारण। वसा यानी वसा में क्या होता है? तेल ही तो होता है। तो उसकी कमी के कारण हमारे शरीर में दरारें सी पड़ जाती हैं और ये ध्यान रख लेना। और शरीर में की कुछ विटामिन की कमी हो जाती है, ये देख लेना बस, ठीक है। आ जाता है हमारा आहार में वसा की अधिकता के परिणाम। ये तो कमी के थे। और ये आ जाता है हमारा अधिकता के क्या कारण होंगे? पाचन क्रिया अस्त व्यस्त हो जाती है, मोटापे का शिकार हो जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। फिर मानव शरीर में प्रोटीन का भार होता है 20% प्रोटीन का भार होता है मानव शरीर में। फिर जाता है प्रोटीन में कार्बन की मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 50 से 55। फिर प्रोटीन नाइट्रोजन की मात्राएं होती है कितनी होती है? 14 से 18। कितनी? 14 से 18। फिर आ जाता है प्रोटीन में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। कितनी होती है? 20 से 24। कितनी? 20 से 24। फिर आ जाता है हमारा प्रोटीन में हाइड्रोजन की मात्राएं होती है। कितनी? 6 से 7%। 6 से 7%। प्रोपटाइड बंधन द्वारा जोड़े 2 अमीनो अम्ल कहलाते हैं। कौन से क्या अमीनो अम्ल कहलाते हैं? प्रोपटाइड बंधन द्वारा जोड़े गए, उसे कहते हैं डाइपेप्टाइड। फिर आ जाता है 49, प्रोटीन का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर नहीं किया जाता है? किस आधार पर नहीं किया जाता है? भौतिक क्रियाओं के आधार पर। किसके आधार पर नहीं? भौतिक क्रियाओं के आधार पर। वानस्पतिक प्रोटीन के सर्वोत्तम है क्या है? सोयाबीन तथा बादाम। वानस्पतिक प्रोटीन की सर्वोत्तम है क्या है? सोयाबीन तथा बादाम। ध्यान रखेंगे इन्हें। फिर आ जाता है रासायनिक क्रियाओं के आधार पर वर्गीकृत प्रोटीन निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? उत्तम प्रोटीन, ये गलत है। फिर आ जाता है हमारा 52, असरल प्रोटीन निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हीमोग्लोबिन। कौन सा सही है? हीमोग्लोबिन। फिर आ जाता है प्रोटीन निम्नलिखित में से कौन है? सरल प्रोटीन। क्या है? सरल प्रोटीन। फिर आ जाता है प्रोटीन का कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं है? प्रजनन करना। ठीक है, प्रजनन करना ये प्रोटीन का कार्य नहीं है। अब आ जाता है 55, शरीर की कोशिकाओं की बाह्य एवं आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। कौन करता है? प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से होता है त्वचा में चकत्ते झुर्रियाँ होना। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? त्वचा में चकत्ते हुए झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। प्रोटीन की अधिकता से होता है क्या होता है? पाचन शक्ति में वृद्धि होना।
प्रोटीन की अधिकता में निम्नलिखित हानियां होती हैं। क्या क्या हानि होती है? शरीर में गर्मी अधिक होना, यकृत तथा अमाशय को मल निष्कासित करने में अधिक परिश्रम करना, वक्र रोगियों की परेशानी बढ़ना, और ये सभी सही है इसके। ठीक, 59 आ जाएगा हमारा। वाणिज्य प्रोटीन का पोषण मूल्य वानस्पतिक प्रोटीन में होता है। किसमें होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। प्रोटीन की आवश्यकता निम्नलिखित में से किन बातों पर निर्भर करती है? आयु, दिनचर्या, शरीर एवं स्वास्थ्य पर। किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है? किस अवस्था में होती है? गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में। प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय और छोटी आंतों में। कहाँ? आंतरिक स्थावन और अग्नाशय स्थावन में प्रोटियोलिटिक एंजाइम के प्रभाव से पाचन होता है छोटी आंत में। बच्चों में प्रोटीन कुपोषण रोग होता है, क्वालिशियोकोर और सूखा रोग होता है। अब फिर इसमें पूछा है सूखा रोग के निम्नलिखित लक्षण नहीं है। क्या क्या लक्षण नहीं है? हाथ पैर हष्ट पुष्ट एवं मजबूत रहना, ये लक्षण नहीं है सूखा रोग के। क्या जाएगा? खनिज तत्वों के विषय में सत्य है। क्या सत्य है? सभी खनिज मूल रूप से रासायनिक तत्व होते हैं। खनिज तत्व प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं और खनिजों को शरीर के निर्माण तथा शरीर नियामक तत्व माना जाता है। रह जाता है 67। खनिज तत्वों के कार्यों को बांटा गया। किसमें बांटा गया? खनिज तत्वों के निर्माणक कार्य में और खनिज तत्वों के नियामक कार्य में। निर्माणक और नियामक कार्य, इन दोनों तत्वों में बांटा गया है। खनिज तत्वों का नियामक कार्य क्या है? निर्माणक कार्य क्या है? तो दांतों एवं अस्थियों के निर्माण तथा उनके सुदृढ़ बनाने का कार्य, शरीर के कोमल ऊतकों के निर्माण का कार्य और रक्त में विद्यमान हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। तो आ जाता है 69। शरीर में खनिज लवणों का नियामक कार्य है। क्या कार्य है? शरीर में जल संतुलन बनाए रखना और शरीर में अम्ल तथा क्षार का संतुलन बनाए रखना और मांसपेशियों की संकुचन क्रिया तथा नाड़ियों की संवेदनशीलता को बनाए रखना। फिर आ जाता है हमारा 70। कैल्शियम प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थ। शरीर के लिए कैल्शियम का कार्य है। क्या कार्य है? शरीर की अस्थियों एवं दांतों का निर्माण कार्य है और संवेदन प्रेषण में सहायता प्रदान करना और हमारा रक्त का थक्का जमने में सहायता प्रदान करना। ठीक है, ये सभी है। फिर जाएगा हमारा 72। शरीर के कैल्शियम की कमी के परिणाम स्वरूप होता है। क्या होता है? रिकेट्स, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमेनिसिस, और ये सभी देख लेना। ढंग से इनके नाम मेरे से प्रोनाउंस नहीं हुआ, आप ढंग से इन्हें देख लेना एक बार। फिर आ जाएगा हमारा 73। शरीर में कैल्शियम की अधिकता संबंधित असामान्य को कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर कैल्सीमिया। फिर आ जाएगा हमारा 74। फास्फोरस खनिज के संदर्भ में सत्य क्या सत्य है? यह शरीर एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक एवं उपयोगी है। शरीर में विद्यमान कुल खनिज मात्रा का 1/4 भाग फास्फोरस ही होता है और सरलता से उपलब्ध होने के कारण सामान्य रूप से शरीर में इसकी कमी नहीं होती है। फिर आ जाएगा हमारा 75। शरीर में मैग्नीशियम की कमी के संदर्भ में सत्य क्या सत्य है? यह कमी अतिसार तथा अधिक अल्कोहल के सेवन से होती है। सेकंड, मैग्नीशियम की कमी के परिणाम स्वरूप टिटेनी के लक्षण प्रकट हो सकते हैं। फिर 6C है हमारा, तीव्र स्थिति में डेल्रियम की स्थिति आ जाती है। ठीक है, ये सभी सत्य है इसके। फिर आ जाएगा हमारा 76। शरीर के लिए सोडियम खनिज का कार्य है। क्या कार्य है? यह शरीर के ऊतकों, द्रव्यों एवं प्लाज्मा के रसाकर्षण को नियंत्रित रखता है। शरीर में अम्लीय व क्षारीय स्थिति में संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है और आ जाएगा मांसपेशियों के संकुचन तथा नाड़ी संस्थान की संवेदन शक्ति को बनाए रखना। ये सभी कार्य है इसके। फिर आ जाएगा शरीर में लौह तत्व का कार्य। क्या कार्य है? शरीर निर्माण कार्य और शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रह है। फिर 78। शरीर में लौह खनिज की कमी के कारण है। क्या कारण है? रक्ताल्पता और एनीमिया। फिर आ जाएगा आयोडीन की प्राप्ति का सरल एवं सर्वसुलभ स्रोत है। क्या है? आयोडीन युक्त नमक। फिर आ जाएगा 18। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंघा। फिर 81। शरीर में तांबे का कार्य है। यह शरीर में लौह के अवशेषों का तथा चयापचय की सहायता करता है। यह वश्य अम्लों
के शोषण में सहायता करता है और यह एक एक्साकोर्बिक अम्ल के ऑक्सीजन में सहायता करता है। तो ये तीनों सही आ जाएंगे। फिर आ जाएगा हमारा 82, शरीर में गंधक का कार्य है। क्या कार्य है? यह बाल, नाखून तथा त्वचा के वर्णक आदि की वृद्धि में सहायक है, यह मांसपेशियों के विकास में सहायक है और यह इंसुलिन हार्मोन्स तथा उपस्थिति निर्माण में सहायक है। फिर आ जाएगा हमारा 83, विटामिन के विषय में सत्य है। क्या सत्य है? विटामिन मूल रूप से कार्बनिक यौगिक है, विटामिन की केवल अल्प मात्रा की ही आवश्यक होती है और विटामिन शारीरिक वृद्धि, विकास एवं स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। फिर आ जाएगा विटामिन का निर्धारण वर्ग है। क्या वर्ग है? वर्षा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन, ये 2 वर्गों में निर्धारित किया गया है विटामिन को। फिर आ जाएगा हमारा 85, विटामिन जो कि जल में घुलनशील है। कौन सा बताओ? जल में घुलनशील मैंने विटामिन बताया था आपको, कौन सा बताया था? बी और सी। ये बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, क्योंकि आप देख सकते हैं सी आपका जो विटामिन होता है वो नींबू में होता है, वो उस जल में आराम से वो घुल जाता है। आप सोचेंगे नींबू को निचोड़ेंगे और वो आराम से जल में घुल जाता है। तो सी तो आपको आराम से याद ही रहना चाहिए कि सी जल में घुलनशील है और बी है एक, बी सी, इससे सी से पहले वाला बी है, तो ध्यान रखना बी सी जल में घुलनशील है। वर्षा में घुलनशील, बी और सी को छोड़ दो और सभी हो जाएंगे, ए डी, ए के और डी ए, तो ये सभी होंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विषय में सत्य है। क्या सत्य है? ये यह कई विटामिन का एक समूह है, इसकी रासायनिक संरचना, गुणों तथा कार्यों में पर्याप्त भिन्नता है। फिर आ जाएगा 88, थायमिन के विषय में सत्य है। क्या सत्य है? यह रंगीन रवेदार पदार्थ है जो अम्लीय माध्यम में स्थिर रहता है, और बी यह पानी में शीघ्रता से घुल जाता है, सी यह क्षारीय माध्यम से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। फिर आ जाएगा 89, थायमिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? कौन सा है? बेराबेरी। फिर आ जाएगा 90, नियासिन तथा निकोटिन अम्ल की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी। कौन सा है? स्कर्वी। देखते हैं कितने बच रहे हैं, अभी तो बहुत है आपके, 149 है। चलो करते हैं। विटामिन सी के विषय में सत्य है। क्या सत्य है? यह सफेद रवेदार पानी में घुलनशील विटामिन है, यह क्षार व ताप द्वारा नष्ट हो जाता है परंतु अम्ल की क्रिया से अप्रभावी रहता है। यह विटामिन की कमी से स्कर्वी नाम रोग हो जाता है। रह जाएगा हमारा 92, शरीर के लिए विटामिन सी उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? यह दांत, अस्थियों व रक्त वाहिनियों की दीवारों को स्वस्थ रखता है, यह विटामिन घाव भरने में सहायक है और लोह खनिज में अवशोषणों में सहायक होता है। रह जाएगा हमारा 93, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी रोग ध्यान रखना, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए के विषय में सत्य है। क्या सत्य है? विटामिन ए पीले रंग का रवेदार पदार्थ है और यह वर्षा में घुलनशील तथा जल में अघुलनशील है और यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों से नष्ट हो जाता है, ध्यान रखना ये। फिर आ जाएगा, इसलिए कहते हैं विटामिन ए की जो गोलियां होती हैं उन्हें प्रकाश से दूर रखा जाए, क्योंकि उससे फिर विटामिन ए की मतलब जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं उससे विटामिन ए नष्ट हो जाता है, इसलिए कहते हैं विटामिन ए की जो गोलियां होती हैं उसे अंधेरे में रखा जाए। विटामिन ए की कमी से होता है क्या? होता है अप्रतोंदी। विटामिन डी के विषय में सत्य है। क्या सत्य है? विटामिन डी सफेद गंधहीन रवेदार पदार्थ है, यह जल में अघुलनशील परंतु वर्षा में घुलनशील है, यह अम्ल, क्षार, ताप तथा हवा में के प्रति स्थिर होता है। फिर आ जाएगा 98, शरीर में अम्लीय डी का कार्य या उपयोग है। क्या है? शरीर की उचित वृद्धि में सहायता, अस्थियों के निर्माण में सहायता और कैल्शियम व फास्फोरस के चयापचय में सहायता, और ठीक है ये सभी कर सकते हैं। फिर जगह हमारा 99, किस विटामिन की प्राप्ति सूर्य के प्रकाश से होती है? विटामिन डी, ये तो सबको पता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकटेस। ठीक है, विटामिन ई को इस नाम से भी जाना जाता है, टोकोफेरोल। विटामिन ई का मुख्य कार्य है प्रजनन क्षमता को बढ़ाना, ई का ध्यान रखना। विटामिन ई की कमी का परिणाम होता है प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लाल रक्त कणिकाएं जल्दी जल्दी टूटने लगती हैं तथा अस्थि मज्जा द्वारा लाल रक्त कणिकाओं की शीघ्र निर्माण नहीं होता है। फिर एक और इसमें मांसपेशियों में शीघ्रता से टूट फूट होने लगती है। तो ये सभी
कमी के परिणाम है विटामिन ए के। कहा जाएगा किस विटामिन को रक्का थक्का जमाने वाला विटामिन भी कहा जाता है? विटामिन के। विटामिन के को रक्का थक्का जमने वाला विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है विटामिन के विषय में सकते हैं, है ना। यह पीले रंग का होता है, ये ताप के प्रति स्थिर है परंतु अम्ल व क्षार के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। यह वर्षा में घुलनशील परंतु जल में अघुलनशील है। विटामिन के का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है खून का थक्का बनाना और रक्तस्राव रोकना। विटामिन के की कमी का क्या परिणाम है? किसी भी भारी या आंतरिक चोट लगने पर रक्तस्राव नहीं रुकता। ठीक, तो ये तो आपके हो गए 107, 107 हो गए। अब ये पूरे 149 है। जल क्या है? यौगिक है। H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। हमारे शरीर के लिए जल उपयोगी है, रक्त को तरलता प्रदान करने के लिए, पाचन क्रिया में सहायता के लिए और हानिकारक तत्वों के विसर्जन के लिए। उत्तम आहार बनाए रखने के लिए शरीर उत्तम पोषण की सर्वप्रथम है क्या विशेषता? फिर अच्छी भूख लगना, भोजन में स्वाद आना, किसी भी कार्य को संतोषजनक ढंग से करने की योग्यता रखना तथा भावात्मक स्थिरता होना प्रकट करती है। क्या करती है? सुपोषण की स्थिति है। शरीर ठीकता होना लक्षण है कुपोषण का। त्वचा तथा उसके झुर्रियाँ युग व पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है किसके? कुपोषण के। सिर सीधा तना हुआ, सीना उठा हुआ, कंधे सपाट, उधर अंदर की तरफ तथा कदम लचीले लक्षण है किसके? सुपोषण के। नेत्र कांति में होना सुपोषण के लक्षण है। ठीक है, अब मैं ये दिखा रही हूँ, थोड़े से रहे, अब आप इन्हें खुद पढ़ लेना या पढ़ के ही बताऊँ। चलो पढ़ के ही बता देती हूँ। शरीर का पोषण करने का कार्य भोजन ही उसमें उत्तम निहित तत्वों के माध्यम से करता है। भोजन तत्व जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? भोजन तत्व। विभिन्न भोजन पदार्थ आहार के रूप में शरीर में प्रवेश करके कौन सा कार्य करते हैं? शरीर में वृद्धि और विकास, ऊर्जा उत्पादन और सुरक्षात्मक, ये तीनों करते हैं। फिर शरीर की वृद्धि और विकास करने वाला है प्रोटीन। ऊर्जा उत्पादन तत्व में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। बचा विटामिन तथा खनिज लवण होता है। सुरक्षात्मक प्राय दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, सूखी सेब, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे आदि होते हैं। शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ प्रजातियां सभी प्रकार के अनाज, शक्कर, गुड़, श्वेतर युक्त फल और सब्जियां, मक्खन, तेल, घी, तिलहन आदि होते हैं किसमें होते हैं? ऊर्जादायक पदार्थ भोज्य पदार्थ में। फिर आ जाएगा जिसमें कार्बन 50, हाइड्रोजन 7, ऑक्सीजन 32, नाइट्रोजन 15, फास्फोरस 3% सल्फर 3, है ना। ये होते हैं किसमें होते हैं? प्रोटीन में। सोयाबीन, मटर, दाल, सेम, धान, गेहूँ, बाजरा, मक्का, ज्वार आदि है क्या है? वनस्पतिक प्रोटीन साधन। ठीक है, थोड़े से और रह गए हैं बस आपके। मूंगफली, बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट आदि हैं किसमें? वानस्पतिक प्रोटीन साधन। प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। हमारे शरीर के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ अत्यधिक लाभकारी है? प्रोटीन। वाणिज्य भोज्य पदार्थों और वानस्पतिक भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है विटामिन। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रण करने वाला पदार्थ है विटामिन ए। मसूड़े फूल जाना, शरीर में ऐंठन होना तथा दांत का ढीलापन होना आदि लक्षण है किसके? विटामिन सी की कमी के। रक्त शिराओं को फटने से बचने के लिए आवश्यक है विटामिन डी। यकृत में वसा को एकत्रित नहीं होने देता कोलिन। कोबालमीन यानी विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। क्या रहता है? कोबाल्ट और फास्फोरस। वे सा विटामिन जो लाल रक्त कणिकाओं के परिपक्वन में सहायता होता है। फेलिक अम्ल। ठीक, तो आ जाएगा निकोटिक अम्ल अघुलनशील होता है किसमें? विटामिन ए और डी में। विटामिन B6 का कार्य है स्नायु और सामान्य स्थिति में बनाए रखना। फिर आ जाएगा पेरिथेटिक अम्ल का कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं? लाल रक्त कणों की मात्रा वृद्धि में सहायता करना। फिर आ जाएगा गर्भधारण और दूध संगठन के लिए आवश्यक है क्या है? विटामिन एच। यकृत में वसा के संचयन को कम करता है। क्या करता है? आइनोसिट्रोल। आ जाएगा 141 किसके आहार का आधार हिस्सा इसका होना चाहिए? अनाज एवं सब्जियों का। ब्रेड, चावल, अनाज समूह किसके अच्छे से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के। 1 ग्राम वसा में प्राप्त होता है 9.0 कैलोरी। 144 फल और सब्जियां आमतौर पर
विटामिन और खनिज लवण की प्राप्ति के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। बस सब थोड़ा सा रह गया, ये रह गया है। निम्नलिखित में से कौन से भोज्य सामग्री आहारीय रेशा प्रदान करते हैं? कौन से करते हैं? संपूर्ण अनाज, दाल और फल और सब्जियां, ये सभी। ठीक है। गाजर किसकी प्राप्ति का एक सस्ता, सुलभ और सुगम स्रोत है? विटामिन ए। खट्टे फल का उत्तम स्रोत है क्या है? विटामिन सी। खट्टे फल में विटामिन सी होता है, ये तो आपको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषण तत्व नहीं है लेकिन हमारे शरीर हेतु आवश्यक है? रेशा। पोषक तत्व नहीं है पर लेकिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित सभी उच्च जैविक मूल्य युक्त पूर्ण प्रोटीन भोजन के सिवाय फलियों और अनाज के, ये पूछा। निम्नलिखित सभी उच्च जैविक मूल्य युक्त पूर्ण प्रोटीन भोज्य है सिवाय फलियों और अनाज की। किसके सिवाय है? फलियों और अनाज की। तो ये तो आपका हो गया सेकंड यूनिट कंप्लीट। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम देखेंगे यूनिट थर्ड। इसमें यूनिट थर्ड के दिखाऊँ मैं आपको कितने हैं? यूनिट थर्ड के आपके हैं, यूनिट थर्ड की है 144, 114 है। कम ही ऐसे फिर यूनिट 4 के भी दिखा देती हूँ एक बार मैं आपको, देख ही लेते हैं कितने हैं। इसके तो 120 है, तो थोड़ा थोड़ा ही है, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।